Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our class we are going to discuss chapter number 9 from our book Our Past. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures, जिसको हम अपनी प्रीवियस 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कल्चर जो है बहुत सारी चीजों को मिलकर बनता है, जिसमें लैंग्वेज, क्लोथ्स, फूड, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, सारी आर्ट फॉर्म्स जो है वो सब मिल मिला के बनता है हमारा कल्चर। सो प्यारे बच्चों, ये अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम उसी डिस्कशन को फर्दर कैरी ऑन करेंगे और देखेंगे बंगाल की केस स्टडी। सो बंगाल को थोड़ी पास की नजर से जानेंगे कि बंगाल में जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, वो कैसे विद द पासेस ऑफ टाइम जो है वो चेंज हुआ। आज हम उसके बारे में जान। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टुडे। अ क्लोजर लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। कि बंगाल के अंदर वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसने ग्रोथ कैसे पकड़ी, वो कैसे वहां डेवलप हुई। सो बंगाल को हम बिल्कुल पास की नजर से जानेंगे। As we saw at the outset, we often tend to identify reason in terms of the language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. प्यारे बच्चों, जब हमने लेसन को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हम लोगों को उनकी भाषा के आधार पर बुला लेते हैं या पुकारते हैं, जैसे कि हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी, राजस्थान में रहने वाले को राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, इट्स एटसेट्रा। सो जब हम इस तरीके से बुला लेते हैं तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बंगाल में रहने वाले बंगाली होंगे और वो बंगाली भाषा का प्रयोग करते होंगे। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic language. How then did the new language emerge? So प्यारे बच्चों, अभी कुछ हाल ही की रिसर्च से हमें पता चला है कि बंगाली जो लोग हैं, ये जो बंगाली लैंग्वेज है ये संस्कृत से डिराइव्ड है। बट जो पुराने संस्कृत के टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उनसे हमें कहीं पे भी इस तरीके के जो है साइंस या सिंबल्स नहीं मिलते कि बंगाल में कभी संस्कृत से रिलेटेड जो लैंग्वेज है वो बोली जाती होंगी। तो फिर बंगाल में जब ऐसा कभी नहीं था तो आज ये बंगाली जो भाषा वहां की बन गई है वो कैसे बनी, जबकि वो तो संस्कृत से डिराइव हुई है और संस्कृत कभी बंगाल में बोली नहीं जाती थी। तो संस्कृत लैंग्वेज वहां तक कैसे पहुंची और फिर उस संस्कृत लैंग्वेज से बंगाली कैसे डिराइव हुई, ये सारा आज हम अपने इस पैसेज में जानेंगे। फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा, जो कि हम क्लास 6 में सीख चुके हैं कि टाइम को कैसे देखा जाता है। बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से सारी अपनी ईयर्स की काउंटिंग कर रहे हैं। सो ये होते हैं हमारे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और इस तरीके से अभी 2020 ईयर्स चल रहा है। बट उनके बर्थ से पहले की जो सेंचुरीज हैं उसको हम काउंट करते हैं इस तरीके से, -1 में है, 2 है, 3 है, 4 है। सो अभी हमने देखा कि 4th-3rd सेंचुरी BCE से कमर्शियल रिलेशन स्टार्ट हो गए थे, किसके और किसके मिड में, मगध के मिड में और बंगाल के साथ। सो ये मगध जो है ये साउथ बिहार में, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर बंगाल, इनके आपस में कमर्शियल टाइज स्टार्ट हो गए थे। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार का आना, आदान प्रदान, सामानों का आदान प्रदान, इस तरीके से कि और जब ये इस तरीके के कमर्शियल रिलेशन उनके स्टार्ट हुए तो धीरे धीरे जो यहाँ पर बोली जाने वाली लैंग्वेज थी मगध में, संस्कृत थी, सो वो धीरे धीरे बंगाल में भी पहुंच गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी द गुप्ता रूलर एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ बंगाल एंड बिगिन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया। अब धीरे धीरे जो मगध के राजा, गुप्त वंश के जो भी राजा रूलर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, 4th सेंचुरी में नॉर्दर्न बंगाल में अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। सो यहाँ पर बंगाल के नॉर्दर्न हिस्से में गुप्ता डायनेस्टी ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया और यहाँ पर धीरे धीरे अब जो यहाँ के ब्राह्मण थे उनको यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी, तो धीरे धीरे वहां पर संस्कृत का प्रभाव जो है वो बढ़ गया।
Thus the linguistic and the cultural influence from the mid Ganga valley became stronger. और धीरे धीरे जो यहाँ गंगा वैली का जो भी कल्चर था वो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, क्योंकि गुप्ता वंश में ब्राह्मणों को पद भी बहुत ऊंचा दिया गया था, तो उनकी भाषा थी संस्कृत। In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed the language related to Sanskrit were in use all over the Bengal. So प्यारे बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर 4th और 3rd सेंचुरी में इनका रिलेशन यहाँ पर आपस में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर संस्कृत का एंट्रेंस हुआ। बट जब 7th सेंचुरी में एक चाइनीज ज़ुएनज़ेंग यहाँ पर आते हैं, तो वो अपने ट्रेवलर अकाउंट में लिखते हैं, अपनी बुक्स में लिखते हैं अपने एक्सपीरियंस को कि बंगाल, लगभग ऑल ओवर बंगाल में संस्कृत या फिर संस्कृत से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज होती है वो बोली जा रही है। From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Pala. हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वगैरह में भी देखा था कि पाला डायनेस्टी जो है उसका कंट्रोल है बंगाल के ऊपर, तो उस टाइम पे ये जो है एक मेन किंगडम बन चुका था। बंगाल जो है काफी पॉपुलर हो चुका था। बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वाज रूल्ड बाय द सुल्तान हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर इन दिल्ली। और 14 से 16 सेंचुरी तक यहाँ पर इंडिपेंडेंट सुल्तान जो होते थे उनका रूल यहाँ पर चलता रहा। जो इंडिपेंडेंट उनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे या दिल्ली का जो भी राजा होता था उसके अंडर काम नहीं करते थे, वो इंडिपेंडेंट थे। इन 1586 व्हेन अकबर कंक्यूर्ड बंगाल, अब देखिए 16th सेंचुरी का स्टार्टिंग है, सो 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अब यहाँ पर अकबर राजा जो थे उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, और बंगाल को इन्होंने एक सूबा बना दिया था, अपना एक प्रांत बना लिया था मुगल एम्पायर का। वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल वहां की जो लैंग्वेज थी, जो ऑफिस का काम उनका होता था, राजा का जो भी काम होता था वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, और उस टाइम पे बंगाली वहां पर एक लोकल भाषा के तौर पर डेवलप हो रही। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialect came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as West Bengal. So प्यारे बच्चों, 16th सेंचुरी से पहले 15th सेंचुरी में ही उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। किसकी? लैंग्वेज जो संस्कृत से डिराइव हो रही थी, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस जो थी, अब उनको यूनाइट कर दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज वहां पर तैयार हुई। और ये कॉमन लैंग्वेज जो है, ये जो वेस्ट बंगाल जिसको हम आज पश्चिम बंगाल कहते हैं, वहां की जो बोली थी उसको एक उन सारी लैंग्वेजेस को मिला के एक बंगाली लैंग्वेज बना दी गई जो कि संस्कृत से डिराइव हुई थी। इट पास थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, और ये आज जिस रूप में आप इसको बंगाली लैंग्वेज देखते हो, ये बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंची है। जैसे एक छोटा बच्चा बूढ़े होने तक बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करता है, वैसे ही एक लैंग्वेज अपना पूरा रूप धारण करने से पहले धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज have become part of the modern Bengali। और आज के टाइम पे जो बंगाली बोली जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, जिसमें पर्शियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, या वहाँ की जो ट्राइबल पीपल बोलते हैं वो वाली लैंग्वेज, उनसे भी शब्दों को लिया गया है मॉडर्न लैंग्वेज में। अर्ली बंगाली लिटरेचर मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो बंगाली लिटरेचर है, जो स्टार्टिंग का बंगाली लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। एक वो लिटरेचर जो संस्कृत से लिया गया है सारा, और दूसरा वो लिटरेचर जिसमें संस्कृत से जो इंडिपेंडेंट है, जिसमें संस्कृत का कोई भी रोल नहीं है। इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम बंगाली लिटरेचर को समझ सकते हैं। The first includes translation of the Sanskrit epic, the Mangal Kavyas, auspicious poems dealing with local deities। So ऐसी सारी बुक्स जो संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन है, जिनको बंगाली में ट्रांसलेट कर लिया गया था, संस्कृत की जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट कर लिया गया था बंगाली में, वो दूसरे हैं मंगल काव्य। मंगल काव्य मतलब ऐसे गीत जो शुभ मौकों पर गाए जाते हैं या भगवान की प्रेज में गाए जाते हैं। एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ द चैतन्य देवा। और उसके अलावा जो भक्ति मूवमेंट्स चले थे, भक्ति मूवमेंट में सबसे पॉपुलर एक संत हुए थे चैतन्य देवा, उनकी जीवनी
वो सारी जीवनियां वगैरह जो है मिला के पहला पार्ट बनाते हैं जो संस्कृत से कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है। The second includes the Nath literature such as the song of Mainamati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur and fairy tales, folk tales and the ballads. So दूसरा जो पार्ट है बंगाली लिटरेचर का वो है नाथ लिटरेचर। नाथ हमने पढ़ा था नाथ पंथीज में कि सन्यासी होते हैं जो फोकस करते हैं योग पर, मेडिटेशन पर और सन्यास पर। वो दुनिया से कट के अलग शांत रह के तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। सो जो सेकंड लिटरेचर है बंगाल का वो है नाथ लिटरेचर, जिसमें आती हैं मैनामती और गोपीचंद की स्टोरी। उसके अलावा एक लोकल भगवान है वहां के धर्मा ठाकुर, उनकी जो उनके प्रेज में लिखे गए गीत हैं या कहानियां हैं वो। उसके अलावा फेरी टेल्स, परियों की कहानियां, फोक टेल्स, लोक गीत वगैरह, लोक गाथाएं, ये सब आता है उनके सेकंड में। मैनामती, गोपी चंद्रा एंड धर्मा ठाकुर, द नाथ वर एसेटिक हु एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। जो नाथ होते थे वो सन्यासी होते थे और योग की प्रैक्टिस करते रहते थे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन इनेक्टेड डिस्क्राइब हाउ मैनामती अ क्वीन इनकरेज्ड हर सन गोपी चंद्रा टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ asceticism in the face of variety of obstacle। यहाँ पर जो कहानी मेनली इस जो सेकंड हमने कैटेगरी देखी थी इसमें जो गीत सुनाए जाते हैं इसमें मैनामती की कहानी है जो कि खुद रानी है और अपने बेटे को सन्यासी बनने पर जोर देती है और सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वो यही कहती है कि बेटे आप सन्यासी बनो और उस मार्ग पे अपने बच्चे को चलाती है। धर्मा ठाकुर जो है वो पॉपुलर रीजनल देती है, लोकल देवता है वहां के, ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन और पीस ऑफ वुड, जिनकी एक पत्थर या लकड़ी की मूर्ति स्टेचू बनाकर पूजा की जाती है। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजी टू डेट as several manuscripts have been found indicated that they were composed between the late 15th and mid 18th century. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal where the influence of Brahmins were relatively weak. So ये जो दो कैटेगरीज हैं बंगाली की, तो पहली जो कैटेगरी है जिसको जो संस्कृत से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी डेट्स हमें आसानी से पता चल जाती है क्योंकि उसमें कहीं कहीं पे लिखा गया है, डेट के बारे में बताया गया है कि 15 से 18 सेंचुरी के मिड में ये सारी रचनाएं हुई थी। बट जो दूसरी कैटेगरी है जो नाथ साहित्य है उसके बारे में डेट्स नहीं पता चलती है। उसका रीजन ये है कि नाथ पंथीज जो थे वो अपनी शिक्षाओं को, टीचिंग्स को ऑरली कन्वे करते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो ऑरली पास होती थी, तो इसीलिए उनके बारे में डेट्स का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नाथ लिटरेचर जो है वो ईस्टर्न बंगाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर था जहां पर संस्कृत का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत वीक था। तो ये बंगाल है, ये बंगाल जो है वो नॉर्दर्न हिस्से को ज्यादा संस्कृत ने कवर किया था, तो जो ईस्टर्न हिस्सा है यहाँ पर नाथ लिटरेचर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, पीर्स एंड टेम्पल्स। From the 16th century, people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal to the forested and marshy area of southeastern Bengal. अब धीरे धीरे क्या हुआ था, वेस्टर्न बंगाल वाला जो हिस्सा है वहां से लोग माइग्रेट होने लगे थे ईस्टर्न बंगाल में और साउदर्न बंगाल में। वहां पर लैंड जो है वो और ज्यादा फर्टाइल थी। As they moved eastward, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. और जब वेस्ट एरिया से ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू किया तो रास्ते में आने वाले जो भी फॉरेस्ट होते थे लोग उनको क्लीन करते जाते और वहां पर उसको कल्टीवेशन करने शुरू कर देते। जैसे हमने पढ़ा है ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट के एरिया को क्लीन करके वहां पर एग्रीकल्चर करना। सो इस तरीके से जब ईस्टवर्ड मूव हो रहे थे तो ये खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। और धीरे धीरे जो मछली पकड़ने वाले लोग थे या जो ट्राइबल पीपल थे, कॉमन पर्सन थे, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को ड्रॉप करके अब वो एक तरीके से किसान बन गए थे और किसानों की उन्होंने पूरी कम्युनिटी वहां पर बना ली थी। दिस coincide with the establishment of Mughal control over the Bengal with their capital in the heart of the eastern delta
एट ढाका। अब मुगल एम्पायर ने जब कंट्रोल कर लिया था, हमने देखा था कि अब मुगल ने वहां पर कंट्रोल कर लिया और उसको सूबा बना लिया, तो वहां की कैपिटल, वहां के प्लेस ढाका को उन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया। ऑफिशियली एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्यू दैट सर्व्ड एज सेंटर ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरिया। और वहां पर जिनको भी लैंड मिलती उसको वो क्या कर लेते, उसके ऊपर मॉस्क्यू बना लेते, मस्जिद बना लेते। अब धीरे धीरे हम वहां पर देख रहे हैं कि रिलीजियसली वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो पूरी एक जो लैंड थी जो सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से इन्फ्लुएंस थी, अब मुगल ने जब वहां पर रूल किया तो वहां पर धीरे धीरे जो है वो इस्लामिक रिलीजन आना शुरू हो गया और वहां पर मस्जिदों के निर्माण भी शुरू हो गए। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of the new settlements. अब ये जो लोग वेस्टर्न एरिया से आके ईस्टर्न बंगाल में बसने लग रहे थे, तो वो जो न्यू सेटलमेंट्स है, ऑब्वियस बात है उसमें बहुत सारी उनके मन में डाउट्स होंगे, अनिश्चितताएं होंगी। तो यहाँ पर उनका सपोर्ट किसने किया? दीज वर प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी लीडर्स। जो उनकी कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने उनको अश्योरेंस दिया, उनको सांत्वनाएं दी। हु ऑल्सो फंक्शन एज टीचर्स एंड adjudicator and were sometimes ascribed with supernatural power। अब ये जो कम्युनिटी लीडर्स थे इन्होंने इनको एक तरीके से उनके लिए शिक्षक या निर्णायक की भूमिका अदा की और उन्होंने उन लोगों को शांत किया। उसके साथ साथ ये समझा जाता था, लोग ऐसा समझते थे कि हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स है इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। पीपल रेफर टू देम विद द अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर्स। और लोग उनको प्यार से, इज्जत से, सम्मान में उनको पीर कह के बुलाते थे। अब हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कि मुस्लिम धर्म और इस्लामिक धर्म का यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो अब अपने टीचर्स को वो क्या कहते थे? पीर कहकर बुलाते थे। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट और सूफीज and other religious personalities, daring colonizers, defiant soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirits। अब ये जो पीर जिसको हम कह रहे हैं, इस पीर में हिंदू जो लीडर्स थे वो भी आते हैं, जो महान सोल्जर्स थे वो भी आते हैं, बुद्धिस्ट डीटीज भी आती हैं। बहुत सारे लोगों को वहां पर पीर की उपाधियां जो है वो दी जाने लगी और द कल्ट ऑफ पीर बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्रीन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। और ये जो पीर थी इनके भक्ति करने का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था और इसीलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। और इसीलिए एक पूरी कल्ट का मतलब होता है संप्रदाय, एक पूरी ऐसी कम्युनिटी बन गई जो इन लोगों को फॉलो करती थी। सो बंगाल में हर जगह पे पीर जो है वो दिखाई देने लग गए थे। बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लेट 15th century विच culminated in the 19th century। बंगाल जो है वो साक्षी रहा है कि 15th century से 19th century तक वहां पर टेम्पल बनाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि राजा जो है कभी भी उनको अपनी श्रद्धा दिखानी होती थी या फिर अपना जो है अपनी ताकत दिखानी होती थी, तो वो बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करते थे। सो ये जो है वो 15th century से स्टार्ट होकर 19th century तक वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे। We have seen that temple and other religious structures were often built by the individuals or the groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। So हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए या फिर अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। Many of the modest brick and terracotta temple in Bengal were built by the support of several low social groups। अब बहुत सुंदर मंदिर तो बनाए ही जाते थे, उसके साथ साथ ऐसी कम्युनिटीज जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं भी थी और गरीब थी, बट वो भी अपनी ईंटों से, गारे मिट्टी से अपने टेम्पल बनाया करती थी। और इसमें किस तरीके के लोग अपना कंट्रीब्यूट करते थे? कोल्हू, जैसे कि ऑयल प्रेसर, तेल निकालने वाले या फिर मेटल का काम करने वाले वर्कर्स, वो सभी भी अपने टेम्पल्स बनाने में कंट्रीब्यूशन करते थे। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मैनी families belonging to these social groups availed of these as their social and economic position improved। बट अब जैसे जैसे 19th century आई थी तो यहाँ पर आपने देखा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोगों का रूल हो गया था। और जब ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने अपनी कंपनियां इस्टेब्लिश करी, तो बंगाल के जो लोग थे वो
इनके लिए काम करने लगे, और किस उम्मीद से कि उनकी जो भी सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों ने ब्रिटिश के लिए काम करना शुरू कर दिया। As their social economic position improved, they proclaimed their statue through the construction of temples. When local deity once worshipped in thatched hut in village gained the recognition of the Brahmins, their images begin to be housed in the temples. अब जो वो गरीब लोग जो अपने टेम्पल्स बना लेते थे, अब जैसे जैसे उन्होंने यूरोपियन कंपनीज के लिए काम करना शुरू किया और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई, तो उन्होंने अपने भगवान के लिए सुंदर सुंदर टेम्पल्स का निर्माण कर दिया। और जो भगवान पहले झोपड़ी के अंदर रहते थे, अब उनको टेम्पल में रखा जाने लगा, और जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी उनको मान्यता दे दी। उस टाइम पे ब्राह्मणों के द्वारा जो मान्यता दी जाती थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो ब्राह्मणों ने उनको मान्यता दे दी। द टेम्पल बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो चाला, और फोर रूफ्ड चौचाला स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट। ये हम अपने पिछले पेज पर हम इसकी फोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो चाला जिसमें 2 रूफ्स बनाई जाती हैं, या फिर चौचाला जिसमें 4 रूफ से टेम्पल बनता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स का वहां पर निर्माण होना शुरू हो गया। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, और इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे टिपिकल बंगाली स्ट्रक्चर का, बंगाली आर्किटेक्चर का धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण हुआ। इन द comparatively more complex 4 roof structures, 4 triangular roof placed on the 4 walls moved up to coverage on a curved line or a point। ये जो चौचाला स्ट्रक्चर है इसमें 4 रूफ का निर्माण किया जाता है, और चारों तरफ की जो रूफ है उसको एक सेंटर पॉइंट में जाके सबको मिला दिया जाता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सा आर्किटेक्चर है। टेम्पल वर यूजुअली बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। टेम्पल जो होते थे वो स्क्वायर लैंडफॉर्म पे बनाए जाते थे। द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल ऑफ मैनी टेम्पल वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग। जो अंदर की दीवारें होती थी वो तो अक्सर प्लेन हुआ करती थी, बट जो दीवार का बाहरी एरिया होता था उस पे पेंटिंग, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट्स, सो उसको मूर्तियों के साथ सजा दिया जाता था या पेंट किया जाता था, या जो टाइल्स होती है टेराकोटा टाइल्स, जो मिट्टी की टाइल्स होती है, उनसे उन दीवारों की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जाता था। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such decoration reached a high degree of excellence। इसका एक बहुत अच्छा नमूना जो है वो आप विष्णुपुर टेम्पल में देख सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो ये टेराकोटा टाइल्स और बाहरी दीवारों की सुंदरता बढ़ाने का जो भी काम होता था वहां पर आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की, क्योंकि फूड भी कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिश एज अ फूड। ट्रेडिशनली फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड, और किसी भी एरिया की फूड हैबिट्स जो है वो डिपेंड करती हैं कि उस एरिया में किस तरीके की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। सपोज नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्हीट जो है वो एक स्टेपल फूड है, बट अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें या फिर ईस्टर्न इंडिया की बात करें, साउदर्न पार्ट की बात करें, तो फिश जो है वो मेनली खाने में यूज की जाती है। जो भी ओशियन के आसपास लगते हुए एरिया है तो वहां पर फिश जो है एक मेन स्टेपल फूड बन जाता है वहां का। बंगाल इज अ रिवेरियन प्लेन विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। सो बंगाल जो है वो नदियों का देश है, क्योंकि वहां पर गंगा नदी भी आ रही है, ब्रह्मपुत्र भी आ रही है। सो रिवेरियन लैंड है, तो वहां पर फिश और राइस जो है वो बहुत ज्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं। अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ द इवन पुअर बंगालीज। ये बंगाल में जो गरीब इंसान भी है उनकी डाइट का भी हिस्सा है फिश और राइस। फिशिंग हैज always been an important occupation and Bengali literature contains several references to the fish। So ये बंगाल में फिश का जो ऑक्यूपेशन है ये हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे लिटरेचर में भी एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं। What is more, terracotta plaque on the wall of temple and vihara Buddhist monasteries depicted scenes of fish being dragged and taken to the market in the basket।
सो जो मोनेस्ट्रीज हैं उनकी दीवारों पे भी जो पेंटिंग या ड्राइंग हो रखी है उन पे भी आपको ऐसे सीन मिल जाएंगे जिसमें तैयार होकर मार्केट में फिश बेचने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके के आपको क्या कहते हैं पेंटिंग वहां पर दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये देखिए, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, ये घर में यूज करने के लिए यहाँ पर एक लेडी जो है वो फिश को पकड़े हुए हैं ताकि वो उसकी वेजिटेबल वगैरह बना सके। और ये कहाँ पर, विशालाक्षी टेम्पल का यहाँ पर आराम बाग जो जगह है वहां पर ये टेम्पल है और उसकी दीवारों पे ये ड्रॉ किया गया है, वहां पर ये स्टेचू बनाया गया है। ब्राह्मण वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर द बंगाल ब्राह्मण्स। वैसे तो ब्राह्मण्स को नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउड नहीं था, बट फिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जब ब्राह्मण यहाँ से यहाँ आकर बसने लगे थे तो यहाँ की लोकल डाइट जो है वो गरीब से गरीब की डाइट में भी फिश ही इंक्लूड थी। तो इतनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी होने की वजह से जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी थी, उनके जो भी उनके लिए रूल रेगुलेशन सेट करते थे, उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, इसमें रिलैक्स करना पड़ा, इसमें ढील देनी पड़ी इस रूल में। और बंगाल ब्राह्मण जो थे अब वो उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड जो है खाना स्टार्ट कर दिया था। द बृहद धर्मा पुराना, a 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम द बंगाल, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish। और 13th सेंचुरी में वहां की एक संस्कृत में बुक लिखी गई है बृहद धर्मा पुराना, उसमें हमें पता चलता है कि ब्राह्मण अथॉरिटी ने जो है ब्राह्मणों को कुछ वैरायटी की फिश खाना परमिट कर दिया था, परमिशन दे दी थी। नाउ आवर लास्ट टॉपिक, एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोप की जो अलग अलग स्टेट थी उनमें नेशन की भावना कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हम जानेंगे। टिल द 18th century, people in Europe saw themselves as the subject of an empire such as the Austro-Hungarian Empire or the member of a church such as the Greek Orthodox Church। जो यूरोप के जो लोग थे वहां के रहने वाले, वो अपने आप को जो है या तो किसी राजा की प्रजा समझते थे या फिर किसी चर्च के मेंबर अपने आप को वो समझते थे। बट फ्रॉम द लेट 18th century, people also begin to identify themselves as member of a community that spoke a common language such as French or German। अब लेट 18th सेंचुरी का जब अंत हो रहा था या 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, तो वहां के लोगों के दिमाग में एक थॉट ने जन्म लिया, वो था कि हम एक कम्युनिटी है जो एक जैसी भाषा बोलते हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो एक सेपरेट कम्युनिटी होगी, जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो एक सेपरेट कम्युनिटी हो गई। हम सिर्फ किसी राजा की प्रजा या सिर्फ किसी चर्च के मेंबर ही नहीं हैं, हम अपने आप में भी एक कम्युनिटी हैं। But the early 19th century in Romanian school textbook begin to be written in the Romanian rather than in the Greek। और इस तरीके से और क्या चेंजेस होना शुरू हुआ कि जो रोमानियन टेक्स्ट बुक होती थी वो पहले ग्रीक भाषा में लिखी जाती थी, अब उनको क्या कर दिया गया, रोमानिया लैंग्वेज में लिखा गया। दैट मीन्स वो अपनी जो भाषा थी उसको इम्पोर्टेंट समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। And in the Hungary, Hungarian was adopted as the official language instead of Latin। और पहले हंगरी में लैटिन भाषा को ऑफिशियल भाषा बनाया गया था। ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम होते थे वो लैटिन भाषा में होते थे, अब उसको रिप्लेस करके हंगरी जो लैंग्वेज थी उसको वहां पर अडॉप्ट किया गया। These and other similar development created the consciousness among the people that each linguistic communities was a separate nation। और इसी भाषा की जब उनको इम्पोर्टेंस समझ आई तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ आ गई कि जो पर्टिकुलर एरिया है जो एक जैसी भाषा बोलता है वो दूसरी भाषा बोलने वालों से अलग नेशन भी है, राष्ट्र भी है। दिस फीलिंग वाज स्ट्रेंथन बाय द मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। और इस थॉट ने और ज्यादा मजबूती से ये थॉट उभरा कब, जब इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था इन 19th सेंचुरी के बाद, उनकी एकता जब हुई थी तो उसके बाद ये थॉट और ज्यादा पॉपुलर हुआ। सो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है उसमें हमने देखा कि बंगाल के अंदर कैसे
जो संस्कृत लैंग्वेज है पहले कैसे उसने एंटर किया, फिर धीरे धीरे कैसे उसने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बंगाल को इन्फ्लुएंस किया और फिर ऑल ओवर बंगाल में वो बोली जाने लगी, जिसका हमें चाइनीज ट्रैवलर अकाउंट में सबूत भी मिलते हैं, प्रूफ भी मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वहाँ की जो आर्किटेक्चर था, टेम्पल का निर्माण था, वो कैसे वहाँ की कला उभर के सामने आई और धीरे धीरे कैसे जो ट्राइबल पीपल अपने लोकल टेम्पल्स बना लेते थे उनको ब्राह्मण्स ने कैसे फिर बाद में प्रूव कर दिया कि भी हाँ उनको क्या कहते हैं परमिशन दे दी है। और उसके बाद हमने देखा कि फिश जो है वो वहाँ के फूड में कैसे, डाइट प्लान में कैसे इंक्लूड है और ब्राह्मण जो पहले सिर्फ वेजिटेरियन हो सकते थे उनको वेजिटेरियन खाने की परमिशन थी, बाद में कैसे उनको नॉन वेजिटेरियन खाने की परमिशन भी उनकी अथॉरिटी से मिल गई। तो ये सारे चेंजेस टाइम के साथ होते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू।